क्वेश्चन नंबर 1, अ टॉय ट्रेन। अच्छा, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले लेट मी राइट हियर द फॉर्मूला फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला मैं लिख दूं आप लोग के। जो फॉर्मूला है दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये है फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये मोमेंटम की कंजर्वेशन है। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन का, ठीक है। सो वो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन का भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं जाहिर सी बात है इधर साइड में कहीं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। क्लियर? इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जिसमें हमने ये चेक करना होता है कि वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो उसका शॉर्टकट होता है, उसका फॉर्मूला होता है u2 माइनस u1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v2 माइनस v1। इस लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी करीब आने की वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब आने की रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब ये समझाता हूँ, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई हुई है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। और इज इक्वल टू ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर हटने की वेलोसिटी। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहा है। तो ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? तो इसको मैं अगर u1 कंसीडर कर लूं, ये u2 हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव ले लूंगा। ठीक है, तो मैं सिंपल लिखूंगा u1 कर लें या u2 कर लें, इसको u2 कर लें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस वाले को कर लें u1 कर लें, इस वाले को u2 कर लें, दोनों पॉजिटिव है, राइट साइड जा रहे हैं। सही है, तो अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है, तो आप सिंपल करेंगे u2 माइनस u1 यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा। जो प्लस का 3 है ये क्या बता रहा होता है? ये बता रहा होता है, इट टेल्स यू कि इस प्लस 3 मीटर पर सेकंड से ये वाला ब्लॉक जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी से तेजी से जा रहा है, ये इसको आगे अप्रोच करेगा, आगे की तरफ लेके जाएगा। यानी ये आगे जाएगा, इसको अप्रोच करेगा 3 मीटर पर सेकंड से। ये जो 3 मीटर पर सेकंड है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पीछे से आके उसको हिट करेगा या करीब जाएगा, जो भी आप कहना चाहे कह लें। इसी तरह हिट करने के बाद आगे वाली जो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो भी होगी, पीछे वाले की जो भी वेलोसिटी होगी, आई डोंट नो, जो भी होगी, वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब हम उनकी वैल्यूज टकराने के बाद पुट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दे आर इक्वल, इट शोज के दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन को शो करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? इफ दे आर इक्वल, इसका मतलब है कि ये कौन सा कोलिजन है बच्चों, बताओ? इलास्टिक। अगर ये इक्वल नहीं है, इवन नेगेटिव साइन भी आता है, इसका मतलब है कि दे आर नॉट इलास्टिक कोलिजन। एंड यू नो कि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। और इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए लेकिन मोमेंटम कंजर्व है। क्लियर हो गई बात? आ रही बात समझ में बच्चों? ठीक है, सही है। सो ये तीसरा फॉर्मूला। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपका और था जो हमने पढ़ा था, वो था फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सारी बात समझ में? ये तीन जो फॉर्मूला ये सारे एक जगह लिख लो बेटा पहले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ये है क्वेश्चन नंबर 10 है और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है, मई 2025 का पेपर है। अ टॉय ट्रेन ऑफ मास 3m, a toy train का मास 3m है, is moving with the speed v। ठीक है, राइट वर्ड डायरेक्शन है, याद रखिएगा। अ टॉय ट्रक ऑफ मास m is moving with the speed 2v। सामने से एक टॉय ट्रक आ रहा है, उसका मास जो है वो m है और स्पीड 2v है। कह रहा है कि द ट्रेन एंड ट्रक कोलाइड एंड मूव टुगेदर। ये दोनों कोलाइड करेंगे और उनके इधर मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, वो मैग्नेट से ये चिपकते हैं, चिपक के एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाते हैं। अब ये चिपकने के बाद या तो राइट साइड पे जाएंगे या लेफ्ट साइड पे जाएंगे, मुझे नहीं पता। तो मुझे कैसे पता चलेगा? फाइनल कंक्लूजन बताएगी। कैसे बताएगी? सुनिएगा। Which of the following expression give the new speed of the train and truck?
इनकी नई स्पीड जो है वो कैसे पता लगेगी, यानी नई स्पीड पुरानी स्पीड जो है उसका 1/4 होगी, 4/5 होगी, v होगी, सेम होगी या 5/4 होगी, कैसे पता चले। आइए सवाल को करते हैं। ये चूंकि हमें ये नहीं पता कि ये इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है, तो हमने ये देखना है कि ये जो दो कोलिजन है हमारे पास, एक है इलास्टिक और एक है इनइलास्टिक, तो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों कोलिजन के अंदर एक बात कॉमन है, वो है मोमेंटम, यानी मोमेंटम कंजर्व्ड है, चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है इलास्टिक में, और इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो चूंकि दोनों में मोमेंटम कॉमन है, तो मैं मोमेंटम को उठा रहा हूँ और मोमेंटम की इक्वेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा रूल है क्या है, तो मैं मोमेंटम से स्टार्ट करूंगा, मोमेंटम की इक्वेशन लगाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लगाने का मैं टाइम जाया ही नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं जो मोमेंटम की इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, तो देखिए इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर चलें, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि राइट वर्ड जो वेलोसिटी है उसको मुझे पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान में रखिएगा, नहीं रखेंगे तो गए आप। देखो वो फिर गलत आंसर आएगा, गलत आंसर भी इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ, इतने तेज लोग हैं ये लोग, इतने तेज है, गलत आंसर भी ऑप्शन में देते हैं, बच्चा फंसे और वो उसी पर टिक करके आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपकी चचा फुप्पा ताया खाला का बेटा नहीं है जी। वो चाहेगा कि आप नंबर ना ले, वो बिजनेस करने के लिए बैठा है वो, ताकि अगले दफा फिर आप आगे एग्जाम जो है वो दें। क्लियर, तो ये याद रखिएगा चीज को। अच्छा, अब M1U1 है, अब सुनिए, अब M1, अब इसका मास है वो M1 कर दीजिए, इसका मास अब M2 कर दीजिए, इसकी वेलोसिटी को U1 कर दीजिए और इसकी वेलोसिटी को U2 कर दीजिए। क्लियर है। सो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को उठाकर यहाँ रखिए और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू करिए। देखिए M1 कितना है 3m, ठीक है, इंटू U1 कितना है v, प्लस M2 कितना है m, U2 कितना है माइनस का 2v। क्लियर। उसके बाद आप राइट साइड पे आ जाइए, M1 कितना है 3m, V1 कितना है, V1 कितना है नहीं पता। अच्छा, अब एक और बात, टकराने के बाद दोनों स्टिक कर गए, चिपक के एक ही ऑब्जेक्ट बन गए, तो मैं दोनों को स्टिक करने के बाद, टकराने के बाद, ये M1 और M2 दोनों को, क्योंकि दोनों स्टिक कर गए, तो स्टिक करने से 3m प्लस m, इन इसका मास और इसका मास ऐड होके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बात, दोनों मासेस ऐड होके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो दोनों की वेलोसिटी है v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v बन जाएगी। अब मैं इसको v1 इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी vf कह देता हूँ, यानी आपस में दोनों स्टिक होने के बाद दोनों की एक वेलोसिटी को फाइनल कह दिया, vf कह दिया, वो निकालनी है, vf निकालना है मैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, ये लेफ्ट साइड में 3vm हो गया, माइनस का ये 2vm हो गया, इज इक्वल टू 4m हो गया। क्लियर, और ये vf अपनी जगह। अब ये 3vm माइनस 2vm, तो ये mv, ठीक है, और ये 4m और ये vf, 4m को वहां ले जाके डिवाइड करा दो, mv अपॉन 4m इज इक्वल टू vf, m से m कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो v/4 है। ये करेक्ट आंसर है। समझ आ रही है बात जी? यस सर। भाई सॉल्व करना पड़ेगा, ओ लेवल्स नहीं कर रहे आप जनाब, प्रैक्टिस चुटकियों में चलना है। कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको जल्दी उतारिए, इसको भी देख लेते हैं। इट्स जनवरी 2025, अभी 6 मार्कर मैं एंड में बताऊंगा। एन एयर ट्रैक, अभी एयर ट्रैक होता क्या है समझ, एयर ट्रैक क्या करता है, वो जो भी उसके ऊपर ग्लाइडर मूव करेगा ना, उस ग्लाइडर के नीचे से मैं एयर ट्रैक भी दिखा देता हूँ। ये होते हैं एयर ट्रैक, देख रहे हो, ये इस पे ग्लाइडर लगे होते हैं, ये होते हैं ग्लाइडर। नीचे से एयर निकलती है जिसकी वजह से ये थोड़े से वेटलेस हो जाते हैं, और ये आसानी से जाके ऐसा लगता है एयर में मूव कर रहे हैं, दूसरे को हिट करते हैं। एयर होती है, एयर की वजह से ये ऊपर जो है वो ग्लाइडर ऊपर हो जाता है और ये जाके हिट कर रहा होता है एक दूसरे को, ये बात याद रखना। तो इस तरह का ग्लाइडर होता है, इस तरह का एयर ट्रैक होता है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, स्कूल वालों से बार बार पीछे लग के एक्सपेरिमेंटल सेटअप करो। इससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूफ करते हैं, या उसको चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। सही है, इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, बात हो इधर, तो कह रहा है कि इन एयर ट्रैक इज ए स्ट्रेट ट्यूब विद होल्स अलोंग इट्स लेंथ, एयर फोर्स थ्रू द होल्स, नीचे देख रहे हो ये होल्स है, वही बोल रहा हूँ,
यहाँ से एयर निकलती है जिससे इसको ऊपर हिट करती है एयर, और इसका वेट थोड़ा कम हो जाता है, फ्रिक्शन लेस हो जाती है, और फिर आगे जाके ये स्ट्राइक करेगी। तो बोलने का मतलब है, एयर आने का मतलब है फ्रिक्शन जीरो है। कान खोल के सुन लो, एयर निकालने का मकसद ही यही है कि इसको थोड़ा वेट लेस किया जाए, कॉन्टैक्ट इसका लूज किया जाए, ताकि ये फ्रिक्शन लेस हो जाए। इनके दिमाग में ये बात है, आपके दिमाग में भी यही बात होनी चाहिए। एयर फोर्स थ्रू द होल्स लिफ्ट द ग्लाइडर प्रिवेंटिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द, देखो आगे लिखा हुई है, अब मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा, लिखा हुआ भी आगे, preventing the friction between the glider and the air track. These are the glider और ये air track है. A teacher uses an air track and two gliders A and B to demonstrate the principle of conservation of linear momentum. Glider A and B move towards each other and then collide. State the Newton's third law applied to the glider during the collision. Simple is that जब ये दोनों आपस में आके एक दूसरे को टकराएंगे, तो टकराने से, ठीक है, ये जो है, यानी कि ये दो ग्लाइडर है ना, मैं इधर साइड में बना के आपको दिखाता हूँ। जब ये दूसरे से टकराएंगे तो टकराते वक्त क्या होगा, जरा समझ में आ रही है? जब ये टकराएगा तो ये इस पे इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, पीछे पुश करेगा, और इसी तरह एज अ रिएक्शन ये भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये भी, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट भी इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। एक और बात, सेम टाइप की होगी, अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे होगी। बहुत तफसील से मैंने ये बताया है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने बहुत डिटेल में बताया, नेचर की चार फोर्सेस बताई हैं, और बिल्कुल डिफरेंट बताया एज कम्पेयर टू योर ओ लेवल। जो ओ लेवल में आपको बता के भाग गए थे टीचर, मैंने उससे बहुत डिटेल में आपको जाकर बताया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ या पेयर फोर्सेस है, दोनों सेम टाइप की अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है। तो इस वजह से अब हो क्या रहा है, लेट्स से ये ग्लाइडर बी है, ये ग्लाइडर ए है, तो ए, ये ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है एक दूसरे की, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपने कैसे इसको कोड करना है, अब आप कोड कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा। ठीक है जी, ठीक है, लिखेंगे कि ग्लाइडर ए exerts, ठीक है, ग्लाइडर ए exerts a rightward force on B, ये on glider B, on glider B, as a result glider A, glider B exerts an equal and an opposite, an equal force in opposite direction to the glider A। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? बात लिखो। नेक्स्ट है, ग्लाइडर ए एंड बी हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है, एंड मूव टू अ डिफरेंट वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। ठीक है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है। मैंने क्या किया कि एक वेलोसिटी को आई कंसीडर अब वेलोसिटी, लेफ्ट साइड वेलोसिटी को, अच्छा ये आपके ऊपर है, आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी को पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव ले लें, इट्स अप टू यू। तो मैं राइट वर्ड को पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूँ। क्लियर? ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको पॉजिटिव कर लो, इसको नेगेटिव कर लो, इट्स अप टू यू, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। रिजल्ट आपका खाली सेम आना चाहिए, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ग्लाइडर स्टिक टुगेदर इन अ कोलिजन, ग्लाइडर में मैग्नेट होगा, ये राइट की बात है, टकराने के बाद स्टिक कर जाएंगे, और या तो दोनों टकराने के बाद जब एक होंगे तो या तो राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, इट डिपेंड्स। क्लियर? अच्छा, अब सवाल है, स्टूडेंट प्रेडिक्ट दैट द ग्लाइडर विल मूव टू द लेफ्ट आफ्टर कोलिजन। इसने कहा कि ये टकराने के बाद जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अच्छा, क्या भाई लेफ्ट साइड पे जाएंगे? लेफ्ट साइड का मतलब क्या होगा कि उनकी वेलोसिटी के साथ जो है वो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमने नेगेटिव साइड पे वेलोसिटी को, यानी लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी को नेगेटिव सोचा है, एज्यूम किया है। तो जब ये दोनों ग्लाइडर आपस में स्टिक हो जाए, स्टिक होके फाइनली जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए,
है ना, क्योंकि हमने ये वाली डायरेक्शन, लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव सोची है, नेगेटिव एज्यूम की है, तो वो जो फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए वो भी नेगेटिव आनी चाहिए। इस प्रिडिक्शन की बुनियाद पर ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर फाइनल वेलोसिटी हमारी नेगेटिव आ गई दोनों की, तो हम कहेंगे कि भाई ये ग्लाइडर जो है वो कोलिजन के बाद लेफ्ट साइड पे जा रहा है। इफ फाइनल वेलोसिटी हमारी फॉर एग्जांपल नेगेटिव नहीं है, दैट इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि भाई ये फिर ये राइटवर्ड जा रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आ रही बात समझ में? इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। लेट्स डू इट। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1। अच्छा, चूंकि दोनों मासेस ऐड हो जाएंगे तो मैं डायरेक्ट m1 प्लस m2 कर देता हूँ यहाँ पे और v को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में टकराने के बाद फाइनली दोनों स्टिक हो जाएंगे ना, तो स्टिक हो जाएंगे तो जाहिर है दोनों के मासेस ऐड हो जाएंगे और वेलोसिटी दोनों की कॉमन होगी, सेम होगी, तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर। सही है। अच्छा, अब m1 कितना है, यू कैन कंसीडर दिस इज m1, दिस इज u1, दिस इज m2, दिस इज u2। क्लियर, आ रही बात समझ में? तो आओ लेट्स फाइंड इट। ठीक है, m1 कितना है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.32 प्लस m2 कितना है 0.20 मल्टीप्लाई बाय u2 कितना है -0.11। क्लियर है? ठीक है, फिर यहाँ पर मास तुम्हारा कितना आ जाएगा 0.15 प्लस 0.20। क्लियर, मल्टीप्लाई बाय वी निकालना है। तो जरा सॉल्व करो बेटा, लेफ्ट साइड को क्या वैल्यू आती है? ये आएगा 0.026 और ये पूरी वैल्यू लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड कर दो 0.35। जी भाई, फाइनल वी की वैल्यू कौन मुझे बताएगा? तो वी की वैल्यू आ रही है प्लस 0.074। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताओ, वी की वैल्यू फाइनल पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखोगे वी हैव assume that rightward velocity is क्या पॉजिटिव एंड leftward v is नेगेटिव। पहले शुरू में ये assumption मेड करोगे, लिखोगे। आखिर में चूंकि ये जो आई है आपकी पॉजिटिव आई है, तो सिंस लिखोगे, अब कंक्लूजन लिखोगे, सिंस द velocity since the magnitude of the velocity since the sign, बल्कि साइन है, since the sign of v is positive, it shows that both the gliders will move to, कहाँ मूव करेंगे दोनों बताओ? राइट साइड पे मूव करेंगे, मूव टू राइट। ठीक है, हेंस assumption is wrong। समझ आई बात? जी बच्चों पार्टी, समझ आया? जी सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, October 2024, a student uses a wooden bat to hit a stationary ball of mass m। कह रहा है, अच्छा जी, ठीक है। As the ball hits the ball, the momentum of the bat decreases by delta v। मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है डेल्टा p। सो द बॉल मूव्स विद द वेलोसिटी v। ठीक है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वाज 0। ठीक है, अच्छा अच्छा, फिर समझ लो, हमारी जो अंडर कंसीडरेशन है वो बॉल है, बैट नहीं है, उसकी वजह पढ़ो। ठीक है, द स्टूडेंट यूजेस अ वुडन बैट टू हिट अ स्टेशनरी बॉल। बॉल हमारा अंडर कंसीडरेशन है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एज द बैट हिट्स द बॉल, द मोमेंटम ऑफ द बैट डिक्रीजेस बाय डेल्टा p। बैट का मोमेंटम जितना डिक्रीज होगा, बॉल का उतना ही इंक्रीज होगा। दिमाग में ये बात ठूस लो।
सही है। सो बैट का मोमेंटम अगर डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा पी डिक्रीज हो रहा है, तो इतना ही डेल्टा पी इंक्रीज होगा किसका मोमेंटम, बॉल का मोमेंटम। तो इसलिए मैंने बॉल के मोमेंटम में डेल्टा पी लिखा है, प्लस का डेल्टा पी लिखा है, माइनस का साइन नहीं लिखा, क्योंकि बॉल का मोमेंटम इंक्रीज होगा। क्लियर। अच्छा, बॉल जा रही है वी से, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बॉल की स्टेशनरी थी, लिखा हुआ भी है उसने। ठीक है। सो मैंने बॉल के लिए ये किया है, बैट के लिए नहीं किया। सो बॉल के लिए m इंटू वी माइनस यू, और ये जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब है m इंटू वी हो जाएगा। क्लियर। सो जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल है दैट इज एन वी। ठीक है। अब वो अगला सवाल क्या कर रहा है, बहुत टेढ़ा सवाल है। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर। अगला सवाल, द स्टूडेंट यूजेस द बैट टू हिट द स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3m। अब एक नई बॉल है, उसका मास कितना है, 3m है, m नहीं है। और अब की बार जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है बैट का डिक्रीज, वो 2 डेल्टा पी है, यानी बैट का 2 डेल्टा पी डिक्रीज हो रहा है, तो बॉल का 2 डेल्टा पी बढ़ेगा। अब की बार नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब की बार जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें मास की जगह आप 3m लिखोगे, ध्यान से सुनना। अच्छा, जैसे ही मास की जगह आपने 3m लिखा, तो एक कहानी हो गई। क्या कहानी हुई, जरा सुनना। जैसे ही मास की जगह आपने 3m लिखा, तो मुझे बताइए, ये जो इक्वेशन जो पहले बैलेंस थी, सुनो, इक्वल के हिसाब से बैलेंस थी, तो मैथमेटिकली इस इक्वेशन में जैसे ही मैं यहाँ 3 लगाऊंगा, ये इक्वेशन डिसबैलेंस नहीं हो जाएगी। बोलो, इस इक्वेशन में ये लेफ्ट वाला पार्ट बड़ा नहीं हो जाएगा, ग्रेटर नहीं हो जाएगा? बोलो, जवाब दो। जी सर। लॉजिकली सोचो ना। अगर मैं कहूं कि मेरी एज है, यानी मैं, मेरा नाम रजा है, ठीक है, तो रजा की एज और खुजाम की एज जो है इक्वल है। ठीक है। अगर मैं खुजाम के साथ यहाँ 3 लगाता हूँ, तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा खुजाम की तरफ। बताओ, बोलो, जवाब दे दो भाई। जी सर। कह रहे हैं खुजाम, समझ में आ रहा है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ। तो अगर इस इक्वेशन में अब मैं आगे 3 लगाऊंगा, ठीक है, 3 लगाने जा रहा हूँ, 3 लगाऊंगा, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ पूरा सवाल पढ़ लें एक दफा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे टेक्निक से मैथमेटिकली सवाल को पकड़ के सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब सुने। ठीक है। अब मोमेंटम ट्वाइस हो रहा है, बॉल का मोमेंटम बढ़ रहा है, बैट का कम हो रहा है, तो बॉल का ट्वाइस हो रहा है, और मास भी बॉल का 3m है। ये दो बातें याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑफ द मास 3m आफ्टर बीइंग हिट। वी निकालना है हमने उस नई बॉल का, देखिए हम तो सॉरी, तो मैं अगर यहाँ पे 3 रखूंगा तो डिवाइडेड बाई मुझे 3 करना पड़ेगा। अभी मास का मसला हल हुआ है। क्लियर। नाउ माय क्वेश्चन, अभी मास का मसला हल हुआ है, ऊपर भी 3m नीचे भी 3m। अब सवाल है मोमेंटम की बात। सो भाई, अगर मोमेंटम के लिए मैं लेफ्ट साइड पे 2 लगाता हूं, तो बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा ना डिवाइड में। लेकिन मैं यहाँ नहीं लगा रहा, मैं अगर यहाँ 2 लगाता हूँ, तो बैलेंस करने के लिए मैं इधर 2 लगा देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी। ना सर। अब सुनो, नहीं सर। उसने कहा था 2 डेल्टा पी है, तो ये 2 डेल्टा पी हो गया। उसने कहा था 3m है, 3m हो गया। अब जो कुछ भी बचा वो नई वेलोसिटी है। बचा कितना? बचा आपका 2। ठीक है, यहां से बचा v, यहां से बचा डिवाइड में 3, 2v/3 b करेक्ट आंसर है। अब जो नई वेलोसिटी होगी वो 2/3 होगी पुरानी वेलोसिटी का v का। आई समझ में बात? ये है जुगाड़, ये है पाकिस्तानी तरीका, इसी से हम सवाल सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही होगा ये सवाल सॉल्व। देखो समझो, ये इक्वेशन थी पहले, पहले की कंडीशन उसने ये दी हुई थी। अब की बार उसने क्या किया, उसने कहा कि मोमेंटम ट्वाइस हो रहा है, मोमेंटम ट्वाइस हो रहा है, मास 3 टाइम्स हो रहा है। समझ आई? तो जब तुमने ये हरकत की, जब एक तरफ 3 लगाया और इस तरफ 2 लगाया, तो तुमने इक्वेशन को डिसबैलेंस कर दिया। यस और नो? यस। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगी भाई? अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3, और तुमने बैठे बैठे यहाँ पर, या x इज इक्वल टू कहीं पे लिखा हुआ है 4, तुमने बैठे बैठे इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे अंदर अचानक से कुछ चुल हुई और तुमने बैठ के इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज दैट। तो अगर तुमने इसको 3 से किया, तो क्यों किया? तो x की वैल्यू पहले 4 से 12 कर दी तुमने। इसको बैलेंस कैसे करोगी? या तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 करो, ऐसे बैलेंस कर लोगी, या दूसरा काम ये करो कि लेफ्ट साइड पे भी 3 लगाओ। इट्स अप टू यू। आ रही बात समझ में? ये तुमने करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन थोड़ी रहेगी, वरना तो वो इनइक्वालिटी बन जाएगी। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। अब यस। यहां पर भी एग्जैक्टली यही सीन है कि पहले जब मास 3m हुआ, ठीक है,
जब मास 3m हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब मोमेंटम ट्वाइस हो रहा है, वो कह रहा है मोमेंटम ट्वाइस हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ इसलिए नहीं लगाया 2 मैंने, क्योंकि मुझे वेलोसिटी पे काम करना है, ठीक है, तो मैंने इसलिए राइट साइड पे 2 लगा दिया। अब ये 3m हो गया जैसा उसने कहा था, 2p हो गया डेल्टा p जैसा उसने कहा था, तो आखिर में जो भी बचेगा ये 2v/3 ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, खत्म। समझ आई? क्लियर है? बहुत टेक्निकल है लेकिन दिमाग तो ऐसे लगाना पड़ेगा इसको जी। करें क्वेश्चन Yes, ये sir. वाला? अच्छा अब देखते हैं। Yes, sir. Two identical balls A and B collide. Ball B is initially at rest. After the collision, ये May 2024 क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। After the collision, ball B moves off in the same direction. ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि बॉल B is at rest, तो ये U2 कर लो, ये 0 है, U1 जो है वो प्लस है, तो ये राइट फुट को प्लस ले लिया। अच्छा आफ्टर द कोलिजन द बॉल बी मूव्स ऑफ इन द सेम डायरेक्शन एज इन बॉल ए, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में टकराने के बाद इधर जाएगी। द मास ऑफ ईच बॉल इज m1 is equals to 0.165 kg, m2 is equals to 0.165 kg. Initial velocity of the ball A is 0.739 meter per second. After collision the velocity of the ball B is 0.691, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यानी v2 हो जाएगी 0.691 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ये राइट वर्ड, ठीक है। Show that the velocity of the ball A immediately after collision is 0.05 मीटर पर सेकंड। बच्चों वाला सवाल है, you just need to use the law of conservation of linear momentum, ठीक है। So अब कैसे अप्लाई करोगे भाई? So m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2, क्लियर। तो m1 कितना हो जाएगा 0.165 मल्टीप्लाई बाई 0.739, क्लियर, प्लस का साइन लगा रहा हूं, प्लस m2 कितना है 0.165 मल्टीप्लाई बाई u2 कितना है 0 इज इक्वल टू m1 कितना हो जाएगा अगेन 0.165 मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी इसकी जो होगी वो v1 होगी, इसको v1 कर लो और उसके बाद ठीक है प्लस 0.165 मल्टीप्लाई बाई 0.691। सही है, तो भाई v1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा जीरो हो जाएगा। सबसे पहले तो भाई ये हो जाएगा 0.165 में मल्टीप्लाई करता हूँ 0.165 मल्टीप्लाई 0.739, सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 0.1219 है ना, 0.122 कर लेते हैं और इक्वल टू के इधर जो भी वैल्यू है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 0.165 ये v1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.165 मल्टीप्लाई बाई 0.691 तो हो जाएगा 0.114, क्लियर। अब इस वैल्यू को उठाओ और इक्वल टू के इधर लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर। सो 0.122 माइनस 0.114 इक्वल्स टू 0.165 टाइम्स v1, क्लियर। और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर इस 0.165 को वहां ले जाकर डिवाइड कर दो, सही है। तो ये हो जाएगा 0.122 माइनस 0.114, ये हो जाएगा 0.008 डिवाइडेड बाय 0.165 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v1, और v1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.165 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0.048048 रिकरिंग। सो ये vf की वैल्यू 0.004 के बजाय ये 5 हो जाएगा, क्लियर। एक सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ, तो ये मीटर पर सेकंड। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? Yes, sir. जी बच्चों वाला सवाल है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ। Before the collision, the kinetic energy of the ball A is 4.5 exponent negative 2 joules, and the kinetic energy of the ball B is 0. Determine the decrease in the total kinetic energy. अच्छा सवाल है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई हो रहा है लेकिन ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ठीक है। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इसका तरीका ये है, तो आप एक काम करें वो ये कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन निकालें, ठीक है। बिफोर कोलिजन यहाँ पे लिखें सम ऑफ
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल ग्रेटर देन, ये हमेशा ज्यादा होगी, या अगर आइडियल होगा तो इक्वल हो जाएगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? अब देखो बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन वही है हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर, ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। अगेन अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं जरा आगे जगह में कम पड़ेगी, ठीक है, और इनको और शॉर्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, आफ्टर कोलिजन है ना, इसको और बिफोर कोलिजन इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। बिफोर बिफोर कोलिजन और इसको भी करीब कर देते हैं ताकि जगह हमारे पास थोड़ी सी बचे, आगे इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर। अच्छा दोनों स्टिक कर गए थे, लेट मी चेक, नहीं दोनों स्टिक नहीं करे, तो प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब वो कह रहा है कि बिफोर कोलिजन द बॉल, अच्छा यहाँ पर भी a लिख दो, a प्लस बी, इसकी जो थी वो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स थी, प्लस बॉल बी की देख लेते हैं। बॉल बी की तो वैसे ही रुकी हुई थी, तो स्टेशनरी थी, तो जीरो हो जाएगी। समझ आई बात या नहीं है? और टकराने के बाद दोनों में से हाफ चाहे तो कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन लेने के बाद ये m1 है, m1 कितना है, बॉल ए का मास कितना है 0.165, दोनों का मास सेम है, सो 0.165 मल्टीप्लाई बाय v1 का स्क्वायर। तो आफ्टर कोलिजन कितनी कितनी वेलोसिटी कितनी आ रही है v1 की, वो आ रही है 0.05, ऐसे ही है जी, 0.05 आ रही है या नहीं आ रही है? तो वो तो राउंड ऑफ करके थी 0.048 है, वैसे 0.048 का स्क्वायर प्लस m2 कितना है 0.165, और उसकी उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 की 0.691, तो दैट विल बिकम 0.691 का स्क्वायर। क्लियर? और बाहर हाफ है, सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है जी। मेरा आ रहा है 0.0395, यानी अगर मैं पावर में लिखूं तो ये वैल्यू आ रही है 3.95 इंटू 10⁻⁻2, एंड दैट इज लेसर देन ऑब्वियसली 4.5 इंटू 10⁻⁻2। सब समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है आप लोगों को जी बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये इससे ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से कम निकाल दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो पहले ही मुझे ये डिफरेंस लेके चलना चाहिए था, पर मैंने ग्रेटर का साइन ये लगाया कि लॉजिक बनाई है, जब भी एक तरफ ग्रेटर दूसरी तरफ लेसर हो तो आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो मैं अब यहाँ पर ये करने लगा हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, दोनों का डिफरेंस लूंगा, ठीक है। तो मैं वैसे साइन लेता ही नहीं हूँ शुरू में ना, और खैर तो ये मैंने ऐसे कर दिया। क्लियर? अब आप दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो मेरे ख्याल में 45 है, और मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ, ठीक है। 4.5 एक्सपोनेंट -2 माइनस आंसर, तो ये आएगा, दोनों का डिफरेंस लेने पे ये आंसर बनेगा फाइनल 5.41 इंटू 10⁻123 -3 जूल। तो ये लॉस है। क्लियर है? सो लॉस इन की, समझ आई बात? ये काइनेटिक एनर्जी इतनी लॉस हुई, इज दैट क्लियर? 5.4 है, 4 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप 2 में आंसर देना चाहो 2 में दे दो, 5.4 कर लो, ठीक है। ठीक है, आप देना चाहो अगर आंसर तो 5.21 कर लो आप, ठीक है, 5.4 कर लो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दे दो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितना सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है, ऊपर से देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है, 3 चल रहा है ना हर जगह, हाँ, तो सही है, 5.40 कर लो उसको, ठीक है, कोई मसला नहीं। क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir.
Next है during the collision there is a resultant force on ball B from ball A. Explain in terms of Newton's third law of motion why the ball A decelerate during collision. क्योंकि उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी बॉल ए बॉल बी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, यानी कि ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, सो बॉल ए जाके बॉल बी को हिट करेगी, ठीक है, तो जब हिट करेगी तो जाहिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा भाई, कोलिजन के बाद वो डिसेलरेट करेगी, इज दैट क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करना डिसेलेरेशन कहलाता है, इज दैट क्लियर, ठीक है, तो खत्म हो गई बात, वही बात लिखेंगे अब कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, आ रही बात समझ में, उसके बाद दोनों पे लग रही है रिजल्टेंट फोर्स, कैसे, इधर देख लो, यानी बॉल ए खुद करना, बॉल ए और बी पर फोर्स लगा रही है, ये फोर्स लगा रही है इस पे, ये लगा रही है इस पे, तो अगर ये एफ ए है और ये एफ बी है, दोनों इक्वल तो है लेकिन एक के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, उससे सवाल भी यही है ना, एफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव एफ बी, तो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो कह रहा है वाई बॉल ए डिसेलेरेट, अब तुम्हारे ऊपर है कि एफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव एफ बी लिखो या एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ बी पॉजिटिव लिखो, इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी, कोई भी एक जगह नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव ले लो, राइट वर्ड पॉजिटिव लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, अब मैंने ए के साथ नेगेटिव लिया तो इसका मतलब है कि अगर ए यूं जा रहा था, अगर ए यूं जा रहा था, इस पर इस डायरेक्शन में बी ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो फोर्स जो लगी बी की तरफ से वो अपोजिट डायरेक्शन पे लगी है इस पे, ठीक है, तो एफ बी को नेगेटिव लिया तो एफ बी ने जो इस पे फोर्स लगाई है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगाई है, सो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर एफ बी ने इस पे फोर्स लगाई है तो आपको पता होना चाहिए फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और इसके साथ नेगेटिव टाइम आता है, और एक और काम, इसके साथ अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं रिजल्टेंट वाला तो वो नेगेटिव एफ एम ए हो जाएगा, तो मास तो नेगेटिव नहीं होता लेकिन एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव आएगा, इट शोज के एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने का मतलब होता है डिसेलरेशन, तो ये डिसेलरेट करेगा, आ रही बात समझ में, क्लियर है नहीं क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सबको, तो इसका मतलब ये हुआ, तो तीन बातें लिखेंगे, पहली बात तो ये कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का रेफरेंस देंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है, दूसरा ये कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रेफरेंस देंगे, क्योंकि फोर्स लग रही है तो एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन उसका इधर हो रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को वी कॉल इट डिसेलरेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अपोजिंग फोर्स, क्लियर है, समझ आ गई बात, जी सर। लिख लोगे ये बात, मैं